नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2023 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट, और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना आकलन भी यहाँ पर आप इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा CDB से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो कि यूजफुल होगा आपकी यूपी टेट 2023 के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। अब अपना उत्तर आप यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है प्रभावी हमें देखने को मिलता है, तो ये मिलता है हमें उपरोक्त सभी के अंतर्गत, यानी कि संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त डी यानी कि उपरोक्त सभी हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम TAT के नाम से भी जानते हैं, का विकास रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर बात करें TAT की, तो इसे हम कहते हैं संक्षिप्त में से TAT कहते हैं। टेट परीक्षण है एक प्रकार का, और इसे हम थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये साइमन, होल्ट्जमैन, मुरे या फिर है बेलक। तो इस टेस्ट को देने वाले जो थे, टेट परीक्षण को देने वाले जो थे, ये मुरे, यहाँ पर मरे लिखा हुआ है, तो ये थे मुरे। और देखिए, ये जो परीक्षण होता है, तो इस परीक्षण में एक विशेषता होती है कि इसमें कार्ड का प्रयोग किया जाता है, और इसमें 31 कार्ड जो होते हैं वो यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। और जिस पर परीक्षण करना होता है, तो उसको ये चित्र जो है इनको दिखाए जाते हैं, और इस प्रकार से इसका परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो परीक्षण है, ये व्यक्तित्व मापन का परीक्षण कहलाता है, मतलब व्यक्तित्व मापन इससे किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं इसके विकल्प जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर विकल्प थोड़े से दूसरे होते हैं। प्रश्न हमारा यही होता है। तो देखिए, एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक प्रश्न के सामाजिक मूल्य को विकसित करने के कई सारे विकल्प मौजूद हो सकते हैं, पर यहाँ पर जो 4 दिए हैं इनमें से हमें उसका चयन करना है। तो यहाँ पर है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके, क्योंकि देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है, और वहां पर बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं, उसे कॉपी करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक का जैसा बर्ताव होगा, बच्चे भी वैसा बर्ताव यहाँ पर सीखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षक एक अच्छे रूप में बर्ताव करेगा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था। तो ये वर्गीकरण देने वाले कौन थे? कैशनर, यूंग, सेल्डन या स्प्रेंजर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण देने वाले थे, ये थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यूंग। और यूंग जो थे, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इन्होंने व्यक्तित्व को मुख्य 3 प्रकार में बताया था, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया था। अब देखिए, अंतर्मुखी जो होता है, मतलब कि ऐसा व्यक्तित्व होता है जो थोड़ा सा बाहर के लोगों से कम मिलना पसंद करता है, मतलब कि ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं बनाते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व, मतलब अपने आप को महत्व देता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। और एक बहिर्मुखी है, तो मतलब बाहर की और प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होती है, समाज में रहना जिसको ज्यादा पसंद होता है, ज्यादा दोस्त बनाना पसंद होता है, लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं, है ना, और थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं। तो ये व्यक्तित्व की विशेषता होती है बहिर्मुखी। और देखिए, उभयमुखी जो है, इसमें दोनों ही गुण आ जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक दूसरे के थोड़े से विपरीत हैं, और उभयमुखी में दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले थे वो थे यहाँ पर यूंग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो यहाँ पर है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, या फिर उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें
तो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं जिस परिवेश से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवेश का सीधा असर उन बच्चों पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनके जो अभिभावक होते हैं उनके गुणों का स्थानांतरण भी उनमें होता है। तो उसी प्रकार से उनमें आदत और अभिवृत्तियों का विकास होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। आगे देखिए, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर बच्चे किसी भी प्रकार के हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा देने का दायित्व हमारा है, हमारा कर्तव्य है। तो ये प्रश्न एक समावेशी शिक्षा की ओर हमें इंगित करता है। तो यहाँ पर हम उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर यदि बच्चों को हम नहीं सिखा सकते तो हमें एक अच्छा शिक्षक भी नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका ऐसा खोजेंगे कि हम जिस तरीके से इन बच्चों को सिखा पाए। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे चलते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए और इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, साधन संपन्न का मतलब क्या उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, उसका अधिकारियों के साथ उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उसको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो देखिए, साधन संपन्न का अर्थ यहाँ पर होगा कि एक शिक्षक साधन संपन्न तब माना जाएगा जब उसे अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान शिक्षक के पास रहेगा। तो यही उसके लिए एक साधन संपन्न होना का अर्थ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें हमारा उत्तर होगा। ध्यान आकर्षित करने होने में रक्त स्थान की भूमिका प्रमुख होती है। तो देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, या उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दीपन की जो तीव्रता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि देखिए उसकी तीव्रता जितनी ज्यादा होगी हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी ओर उतनी ही जोर से आकर्षित होगा, उतनी ज्यादा आकर्षित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, या फिर है प्रेरणा। तो देखिए, प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पर छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यानी कि प्रेरणा जब बच्चों को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे और ज्ञानार्जन की गति भी उनकी तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। फ्रायड के अनुसार, अब ये प्रश्न हमें देखना है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो यहाँ पर फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का हमें ध्यान रखना है। विस्मरण हम किसे कह सकते हैं? विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। यह विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बिल्कुल हम विस्मरण किसे कह सकते हैं? तो फ्रायड के अनुसार देखें तो विस्मरण एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं। और देखिए, विस्मरण का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी भी चीज को भूलना। अब भूलना भी हमारे लिए लाभदायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से भूलने का क्या लाभ हमें होता है? तो देखिए, जब हमारे जीवन में कोई भी हमारे दुखद घटना जब हो जाती है और वो दुखद घटना यदि हमारे दिमाग में परमानेंट रूप से रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर रहेगा, हमारा वर्तमान रहेगा, वो उससे प्रभावित होगा। तो अब हमारे लिए लाभदायक यही होगा कि उसे भूलना, उसे विस्मरण करना। तो कहीं ना कहीं विस्मरण जो होता है इस प्रकार से हमारे दुखद अनुभवों को हमारी स्मृति से अलग करने के लिए लाभदायक होता है। तो ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR यहाँ पर किसके द्वारा प्रस्तावित किया? वाटसन, वुडवर्थ, कोहलर, या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो देखिए, यहाँ पर SOR एक थ्योरी है और जिसे हम स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल या थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर वुडवर्थ के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि, या आकार। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
आकार, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा हमारी रुचि होगी, क्योंकि निश्चित रूप से व्यक्ति की रुचि जहां पर जितनी ज्यादा होगी उस कार्य को उतना अधिक ध्यान लगा करके वो व्यक्ति करेगा, और जहां पर रुचि नहीं होगी तो हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से, उतना ध्यानपूर्वक उसको नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं रुचि की दिशा में हमारा ध्यान केंद्रित होता है और उसी के कारण हमारे कार्य में आनंद भी आता है। तो ऑप्शन सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाएगा? सीखने की विधि, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है ना, सीखने का स्थानांतरण क्या है? तो देखिए जब एक व्यक्ति निश्चित रूप से साइकिल चलाना सीखता है तो कहीं ना कहीं वो स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेता है, मतलब उसका एक अनुभव है कि इस प्रकार से शरीर को बैलेंस किया जाता है, इस प्रकार से हम बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति का ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग आ रहा है, तो ये है सीखने का स्थानांतरण। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पर है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है हमारा अधिगम, या हम जिसे कहते हैं सीखना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी इसमें उत्तर। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाएगा, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभजित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करेगा अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों को सहायता करना चाहिए। सी है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए कक्षा 5 का बच्चा है जो कि न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के साथ में हमें सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की सुविधा के लिए उसे हम ऑडियो सीडी वगैरह पहुंचा सकते हैं, उनके द्वारा सहायता उसकी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। श्यामपट्ट को निम्न शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो काफी सरल सा प्रश्न है, कोई कठिन नहीं। दृश्य श्रव्य साधन के रूप में इसे हम देखना है। तो यहाँ पर देखिए श्रव्य दृश्य को तो बहुत आसानी से आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं श्यामपट्ट जो शिक्षण सामग्री हमारी रहेगी तो वो एक दृश्य साधन रहेगा, श्रव्य तो वो रहेगा नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो देखिए शिक्षण कुशलता को देखें तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी प्रकार के जो विकल्प हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये हमारे शिक्षण गतिविधि से संबंधित है, तो सभी शिक्षण कुशलता में शामिल होंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं लगातार, तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चा जब प्रश्न पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख रहा है, और ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर होगा कि जहां पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह रुचि के साथ में उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। टीपी नन है, स्पेंसर है, फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है। तो यहाँ पर फ्रोबेल जो थे, इन्होंने अपना जर्मनी में 1840 में पहला किंडरगार्टन खोला था और इस पद्धति का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। और किंडरगार्टन का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों का बगीचा, है ना। और यहाँ पर इनका जो मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं और शिक्षक जो एक माली की तरह होता है, और जिस प्रकार माली छोटे छोटे पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है, तो शिक्षक की भूमिका भी वैसी है। और इसी को इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति कहा था। और इस प्रकार से बच्चों को सिखाने, खेल के माध्यम से उनकी देखभाल करना, उनको एक स्वस्थ रूप से अधिगम कराना, यही इस पद्धति की विशेषता है। आगे देखते हैं कि अभिभावक आपसे मिलने कभी विद्यालय नहीं आता तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे।
बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे, तो वहां पर हम स्वयं अभिभावक से मिलने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए क्या उचित है? तो यहाँ पर है श्याम पट्टों का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो शिक्षक बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे विद्यार्थी की रुचि उस अधिगम में बनी रहे। आगे अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थी को विद्यालयों में खेलना क्यों उचित है? तो देखिए, विद्यालय में बच्चों को खेलना क्यों उचित है? तो यहाँ उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में सहयोग एवं संतुलन का विकास होता है खेलों के माध्यम से, और इसीलिए बच्चों को विद्यालय में खेलना उचित है। ऑप्शन डी। परिवार एक साधन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। परिवार साधन है, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो देखिए, परिवार जो होता है वो हमारे लिए एक अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम होता है और एक साधन होता है, क्योंकि बच्चे शुरुआत में अपने घर से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से ही जो समाजीकरण है उसकी शुरुआत करते हैं और वहीं से वो सीखना प्रारंभ करते हैं, और बच्चे के माता पिता जो होते हैं वही उसके प्राथमिक शिक्षक भी माने जाते हैं, और विद्यालय जो है होगा वो एक औपचारिक शिक्षा का साधन होगा। तो यहाँ पर परिवार अनौपचारिक। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्ति और स्तंभ को प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे हम स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचय आवृत्ति, या फिर कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा? तो देखिए, यहाँ पर सांख्यिकी में हम रेखा चित्र, आवृत्ति को जब स्तंभों के द्वारा हम देखते हैं तो सांख्यिकी के अंदर ऐसे स्तंभ जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम स्तंभाकृति कहते हैं, है ना, स्तंभ की आकृति के रूप में रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा उत्तर होगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो देखिए, बुद्धि का जो विकास होता है वो तो कुछ बाल्यावस्था में हो जाता है, परंतु बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते उसकी बुद्धि अधिकतम विकसित हो जाती है जितना विकास उसका होना होता है। तो ऑप्शन सी उत्तर होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता या फिर ध्यानतर? तो यहां पर हम कह सकते हैं शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो देखिए, कोहलर ने कुत्ते, वनमानुष, बिल्ली, चूहों, काफी अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है और अक्सर पूछा भी जाता है। अब इस वनमानुष का कभी कभी नाम पूछ लेते हैं कि इसका नाम क्या था, इस चिंपैंजी का। तो यहाँ पर इसका नाम सुल्तान था, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे। तो देखिए, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करने। तो देखिए, आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च ही होगी। ऑप्शन ए। अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। तो यहाँ पर है प्रभाव का नियम, पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थार्नडाइक? तो थार्नडाइक ने ये नियम दिया था, प्रभाव का नियम। और यहाँ पर देखें तो थार्नडाइक ने कुछ और भी नियम दिए हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना, जैसे तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण नियम है इनके, जिनसे प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आज के 30 प्रश्न जो थे हमारे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।